हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मूल कंसेप्ट के लेक्चर को और ये हमारा 5th लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हम लोग में जो पिछला लास्ट लेक्चर था 4th लेक्चर, उसमें हमने बात किया था दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम एंड कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जहाँ पे आपको एक सब्सटेंस की किसी कंपाउंड का आपको मास दे दिया जाता था या फिर एसटीपी पे एनटीपी पे वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाता था और आपसे पूछा जाता था कि उसके अंदर टोटल एक पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल एटम्स के कितने एटम्स, नंबर ऑफ कितने एटम्स होंगे या फिर उस एटम्स के कितने मोल्स होंगे, या फिर आपसे मॉलिक्यूल्स भी पूछा जा सकता था, या फिर उसके अपोजिट तरीके से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया के अंदर आपको बोला जाए कि हाइड्रोजन के 100 एटम्स है तो अमोनिया की कितने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, अमोनिया के कितने मास को रिप्रेजेंट करेगा, अमोनिया कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने आपको एक मैप बताया था जो कुछ इसी तरीके का मैप था, जिसमें हम तो यहाँ पूरा तो नहीं बनाया लेकिन पिछले क्लास में आपको पूरा बनाया गया था। यहाँ पे गिवन जैसे गिवन मास दिया जा सकता है, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया जा सकता है, वॉल्यूम एट एनटीपी दिया जा सकता है। तो जब मास दिया जाता था हम मोलर मास से डिवाइड कर देते थे, मोल्स मिल जाता था। मोल्स में एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। अब जिस पार्टिकुलर एटम हमको चाहिए तो उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाता है। फिर अगर उस एटम से अगर हमको मोल चाहिए तो एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उस एटम्स का मोल मिल जाता था। या फिर अगर उल्टे तरीके से अगर चलते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक पार्टिकुलर एटम्स का अगर हमको मोल्स पता है तो हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस एटम का टोटल नंबर पता चल जाता है। फिर उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाता है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो मोल्स पता चल जाता है। फिर मोल्स से मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो वो गिवन मास पता चल जाता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं इस पे फिर से हालांकि पिछले क्लास में हमने इस पे बहुत क्वेश्चन के डिस्कशन कर लिया था और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन को। तो पहले हम एक इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिया जाए, व्हाट मास ऑफ H2SO4, what mass of H2SO4 contains 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। अब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि H2SO4 की कितने मास ऑक्सीजन एटम्स के 80 ग्राम को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर H2SO4 के अंदर ऑक्सीजन एटम्स अगर 80 ग्राम है तो H2SO4 का मास कितना होगा। तो कहने का मतलब आपको क्या हो गया कि आपको एटम का कहानी दे दिया गया है और H2SO4 का मास पूछा जा रहा है। मतलब हमको यहाँ पहुँचना है, गिवन मास पे पहुँचना है और 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम दिया है। तो चूंकि ये ग्राम ऑक्सीजन एटम का ग्राम दिया हुआ है तो आप पहले तो ऑक्सीजन एटम्स का आपको मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन एटम का अगर मोल कैलकुलेट कीजिएगा तो 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, इसको डिवाइड कीजिएगा ऑक्सीजन एटम के एटॉमिक मास से तो ये कितना आ जाएगा, डेट इज 5 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स। अब आप देख लो यहाँ पे क्वेश्चन पे ये इंडिविजुअल एटम्स के मोल पता चल गया। अब 5 मोल्स ऑक्सीजन एटम है तो 5 मोल ऑक्सीजन एटम से टोटल नंबर ऑफ यहाँ पहुँचेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम, फिर यहाँ पहुँचेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर मोल्स और फिर मास पूछेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप 5 मोल से आप यहाँ से इसमें डिवाइड कर दो आप एवोगैड्रोस नंबर से, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगैड्रोस नंबर से तो कितना हो जाएगा, डेट इज 5 × Na ऑक्सीजन एटम्स। अब यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है तो एटॉमिसिटी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप H2SO4 के अंदर देखो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 4, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना 4। तो आप इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, डेट इज 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट इज 5/4 Na ऑक्सीजन एटम्स। 5/4 Na ऑक्सीजन एटम्स नहीं
5/4 Na ऑक्सीजन एटम्स नहीं होगा, डेट इज 5/4 Na जब आप एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये H2SO4 के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। 5/4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अब यहाँ से आप फिर से इसमें अवोगाड्रोस नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डेट इज 5/4। और ये 5/4 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज मोल्स ऑफ H2SO4। और मोल से अगर हमको गिवन मास पे पहुँचना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोलर मास से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इज 5/4 इंटू H2SO4 का जो मोलर मास होता है डेट इज 98। आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आ जाए ग्राम में, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास होता है ग्राम पर मोल, ये 5/4 मोल है और इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5/4 इंटू 98। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ और नए तरीके के क्वेश्चन को, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कुछ इस पे अलग तरह के क्वेश्चन है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 1.8 liter H2O liquid at STP। आपको STP पे H2O लिक्विड का वॉल्यूम दिया गया 1.8 लीटर और आपसे पूछा गया कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना पड़ेगा और हाइड्रोजन का भी नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर एटम्स का नंबर नहीं पूछा गया, यहाँ पे ऐसा कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एटम मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट बोला जा रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि STP पे वॉल्यूम दिया है, तो अब यहाँ पे हम STP वर्ड जो हमारा जो फॉर्मूला जो कैलकुलेशन था डेट इज कि वॉल्यूम बेस 22.4 या 22.7 जो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते थे, गिवन वॉल्यूम 1.8 में यहाँ पे हम 22.4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फॉर्मूला था वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 वो फॉर्मूला ड्राइव किया गया था कहाँ से, आइडियल गैस इक्वेशन से, PV = nRT। और ये फॉर्मूला जो आइडियल गैस है ये वैलिड है आइडियल गैस के लिए, और यहाँ पे आपको दिया गया H2O लिक्विड, तो आप यहाँ पे PV = nRT डेट इज वो 22.4 वाला फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 1.8 लीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम से हमको बस किसी तरह से मास कैलकुलेट कर लेना है, मास से फिर मोल आ जाएगा और फिर मोल से हम पूरी कहानी इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे करो, जैसे वाटर की जो डेंसिटी होता है, आप डेंसिटी वाले फॉर्मूला से लिखो, डेंसिटी बराबर कितना होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मास कैलकुलेट कर ले तो मास = हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वाटर का जो डेंसिटी होता है डेट इज आप 1 ग्राम पर मिलीलीटर भी ले सकते हो या 1.2 ग्राम भी ले सकते हो, 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इज 1.8 लीटर, लीटर को चेंज कर लो मिलीलीटर में तो कितना हो जाएगा 1000 ml। तो यहाँ पे ml से ml कैंसिल हो जाएगा, एक पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और जो आपका वैल्यू आ जाएगा डेट इज 1800 ग्राम। ये आ गया H2O का मास, और H2O के मास से मोल ऑफ H2O आ जाएगा, डेट इज मोल ऑफ H2O = कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 1800 डिवाइडेड बाय 18, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा डेट इज 100 मोल्स। अब हमको एटम्स कैलकुलेट करना है और मोल्स पता चल गया, तो कितना क्या करेंगे, अब इसको 100 मोल से हम कैलकुलेट कर लेंगे मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो गए
100 Na molecules, 100 Na molecules of H2O। और मॉलिक्यूल्स से हमको कैलकुलेट करना होता है नंबर ऑफ एटम, तो हम एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे किसी एक पार्टिकुलर एटम के बारे में नहीं बोला गया है, तो हम यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल एटम की एटॉमिसिटी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। चूंकि टोटल एटम पूछा गया है तो टोटल एटॉमिसिटी ले लो। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 है और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 3 है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, आपको टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। एंड दैट विल बी 3 × 100, ये हो जाएगा 300 Na एटम्स। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि 1.8 लीटर H2O के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है डेट इज 300 Na एटम्स है। तो इस तरह के आप यहाँ पे ध्यान रखना, H2O का चूंकि फिजिकल स्टेट लिक्विड दिया हुआ है तो हम STP और NTP का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नेक्स्ट। Calculate number of electrons in 19 gram PO4-3। 19 ग्राम PO4-3 दिया गया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा। ठीक है, अब देखो जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन हमने आपको बताया था और वहाँ पे हमने बताया था कि आपको सिर्फ बताया था कि PO4-3 के अंदर बताइए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये PO4-3 जो है ना एक आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक आयंस के लिए कैलकुलेट किया था। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 19 ग्राम PO4-3, तो 19 ग्राम PO4-3 कितने आयंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले हम एक आयंस में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 19 ग्राम के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लेंगे, तो फिर उतना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल 19 ग्राम PO4-3 कितने आयंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक तरह से ये आपसे जस्ट ऐसा पूछा जा रहा है, आप आयंस बोलो, पार्टिकल्स जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें एटम्स भी आता है, मॉलिक्यूल्स भी आता है और आयंस भी आता है। तो पहले आप कैलकुलेट करो मोल्स, अब मोल से हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स हो या नंबर ऑफ एटम्स हो या फिर आयंस हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो इसको हम जो सॉल्व करते हैं कुछ इस तरीके से, डेट इज यहाँ पे मोल ऑफ PO4-3 जो हो जाएगा डेट इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास है 19 ग्राम, अब PO4-3 जो ये PO4 है तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा डेट इज 95। तो यहाँ से आप इसको देखोगे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये इससे 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ये कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, डेट इज 1/5 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो 19 ग्राम PO4-3 माइनस में 1/5 मोल है, तो 1/5 मोल से हमको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें एवोगैड्रोस नंबर से। तो टोटल कितने आयंस को रिप्रेजेंट करेगा ये, डेट इज Na/5 आयंस ऑफ PO4-3। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हमको पता चल गया कितना, दैट इज Na/5। अब एक आयंस में आप कैलकुलेट कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या तरीका लगाते हैं, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, तो इसको हम लोग एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस तरीके से 15, 31, इसमें लिखते हैं 8 और 16। ये सब हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप लेक्चर फर्स्ट आप देखिए, उसमें आपको पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डेट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है। तो इस फॉस्फोरस के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 15, और ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा डेट इज 8, और ऑक्सीजन हमारा देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आइटम है, तो 8 4 जा डेट इज 32। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया डेट इज 15 + 32,
और यहाँ पे आप देखो PO4 के ऊपर -3 चार्ज है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करते हैं तो चार्ज को भी कंसीडर करते हैं। तो अगर ये -3 चार्ज है तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, +3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 32550, और मतलब टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 50 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी एक आयंस के अंदर, इन 1 आयंस। तो एक आयंस के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 50, और हमारे पास टोटल आयंस कितना है, Na/5, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक आयंस में 50 इलेक्ट्रॉन, तो Na/5 आयंस में कितना हो जाएगा, तो Na/5 इंटू 50 इलेक्ट्रॉन्स, 5 से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। दिस सिंपलाइज 10 Na इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 19 ग्राम PO4 -3 के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा डेट विल बी 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको बस पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेना है, मोल से टोटल आयंस आ जाएगा, और आयंस में एक आयंस का कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर जितना आयंस आपके पास है उतना से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन पे, उसकी बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कैलकुलेट mass of CO gas containing 20 Na electrons, mass of CO gas containing 20 Na electrons। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बतला दिया गया कि CO गैस के अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितना है, 20 Na। तो बताइए कि कितने CO का वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, CO, चूंकि CO एक मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो चूंकि एक मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, तो फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 20 Na कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब मॉलिक्यूल से फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अब मोल से कैलकुलेट कर लेंगे मास। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए, कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं 612, ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं 816 से। ये 16 इसका मास नंबर हो गया, 8 एटॉमिक नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, डेट इज़ 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हो जाएगा डेट इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 14 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल्स को। 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, 1/14 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। और आपके पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 20 Na इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 Na इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा 1/14 इंटू 20 Na मॉलिक्यूल्स, 20 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। तो यहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO पता चल गया। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। यहाँ से हमको पता चल गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इक्वल टू डैट इज, यहाँ से इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, डैट इज 20/14 Na। ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया। अब मॉलिक्यूल्स है मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स ऑफ CO कैसे आ जाएगा, बस इसको क्या करना, अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो 20/14 इंटू Na, इसमें डिवाइड कर दीजिए आप अवोगाड्रोस नंबर से, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा आपको 20/14। इसको आप कैंसिल कर सकते हो या फिर एक ही बार कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमको मास कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ मोल आ गया, तो मोल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मास। तो W ऑफ CO, W मतलब मास, मास ऑफ CO कितना हो जाएगा, मोल से मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 20/14। और मोलर मास कितना हो जाएगा, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 और 16, 12 + 16 ये हो जाएगा 28। तो आप देखो, आप एक ही बार मैंने बोला था जो काटेंगे ये आसानी से कट जाएगा 2 टाइम्स, और टोटल मास जो आ जाएगा डेट 20 × 2 इक्वल टू डेट इज 40 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, क्वेश्चन क्या था कि मास ऑफ CO कंटेनिंग 20 Na इलेक्ट्रॉन, तो 14 ग्राम अगर CO का कार्बन मोनोऑक्साइड होगा तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डेट इज 20 Na इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहे हैं, एक जैसे 2 क्वेश्चन को नहीं लिया जा रहा, आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहे हैं, जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल हो सकते हैं। बाकी आप जो भी स्टडी मटेरियल आपका आप उसको बनाइए, आपको इसी पे बेस्ड अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिलेगा, बस डेटा चेंज आपको मिलेगा। और 1-2 क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेट इन कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चार्ज कैलकुलेशन पे। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पे हम क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो चार्ज के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो पहले हम बात करते हैं कि चार्ज का कैलकुलेशन करते कैसे है, फिर उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। दैट इज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, चार्ज जो एक स्पीसीज के ऊपर, चाहे एक एटम्स हो या एक सिंगल एटम हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर अगर हम चार्ज दे देते हैं -1 या -2 चार्ज दे देते हैं, या फिर मैग्नीशियम के ऊपर मान लीजिए +2 चार्ज दे दिए, या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो SO4, इसके ऊपर चार्ज दे दिए -2, तो एक स्पीसीज के ऊपर, एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर, या एक सिंगल एटम के ऊपर, या एक ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर जो कुछ चार्ज अपीयर होता है, दैट बिकॉज ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन कितना गेन कर रहा है और कितना लॉस कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज तब अपीयर होगा जब ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज कब आएगा, जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज कब आएगा, जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि O- इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन माइनस आयन के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम कभी भी चार्ज की जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो -1 चार्ज आया वो एक इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने के वजह से आया, तो इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो जाएगा दैट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन द सेम वे अगर हम O-2 के अंदर अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर कैलकुलेट करते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो -2 चार्ज आया वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से, तो यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज चार्ज
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो हो जाएगा डेट इज चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, डेट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो चाहे नेगेटिव एनायंस हो या फिर केटायंस हो, हम हमेशा चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो जाएगा डेट इज चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही उसका चार्ज हो जाएगा चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट विल बी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, तो इस पर टोटल जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल्स टू डेट इज चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, और इसका वैल्यू जो हो जाएगा डेट इज 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से एक एनायंस या एक केटायंस के ऊपर टोटल चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, उसी के करस्पॉन्डिंग उसके अंदर चार्ज एपियर होता है। तो इसका हम डेफिनेशन अगर चाहे तो लिख सकते हैं, चार्ज एपियर्स ऑन अ स्पीसीज इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे जो हमने चार्ज कैलकुलेट किया है वो कूलम में कैलकुलेट किया है, बट समटाइम्स आपको चार्ज फ्राइडेज में भी कैलकुलेट करना होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि फ्राइडे के हिसाब से चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना होगा फ्राइडे में, तो फ्राइडे का मतलब क्या होता है, चार्ज 1, या फिर आप ऐसे समझिए 1 फ्राइडे इक्वल्स टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल बोले तो अवोगाड्रोस नंबर के बराबर चार्ज, तो अवोगाड्रोस नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अवोगाड्रोस नंबर से, डेट इज 6.02 इंटू 10⁻23। आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा डेट इज 96500 कूलम। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक फ्राइडे के अंदर जो कूलम में जो चार्ज होता है डेट इज 96500 कूलम। तो आप ये रिलेशन यूज करके आप चाहो तो इसका आंसर फ्राइडे में टर्म में भी दे सकते हो। यहाँ पे इतना कूलम है, अब 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 96500। तो यहाँ से कूलम को हटाइए, अब कूलम की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, डेट इज 1 कूलम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 96500 फ्राइड। तो इस तरीके से हम लोग एक आयंस के ऊपर, चाहे वो केटायन हो या एनायन हो, हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ कूलम और इन टर्म्स ऑफ फ्राइडेज। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट दी total charge on 9.5 gram PO4-3 आयंस। ना अभी हम इसी सेम क्वेश्चन पे हमने कैलकुलेट किया था
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि 9.5 ग्राम अगर PO4 3 माइनस है तो इसके अंदर कितना टोटल चार्ज कैलकुलेट कीजिए। तो आप हमको ये बताओ, सबसे पहले 9.5 ग्राम के हिसाब से हमको तो पहले कैलकुलेट करना होगा कि एक आयन्स में कितना चार्ज होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 9.5 ग्राम में टोटल कितने आयन्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज इन 1 आयन्स। तो PO4 माइनस 3 के ऊपर जो चार्ज आया होगा डेट बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के वजह से। PO4 में जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तब इसके ऊपर -3 चार्ज आया। तो एक आयन्स के ऊपर जो चार्ज होगा डेट विल बी द करस्पॉन्डिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा और ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब हमको कैलकुलेट करना होगा, ये चार्ज आ गया डेट इज चार्ज ऑफ 1 आयन्स। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल नंबर ऑफ आयन्स। और टोटल नंबर ऑफ आयन्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मोल। तो यहाँ पे जो मोल हो जाएगा मोल ऑफ PO4 माइनस 3 डेट विल बी गिवन मास 9.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो PO4 का जो मोलर मास हो डेट इज 1995 होता है। आप इसको यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, पॉइंट से नीचे 10 आ जाएगा डेट इज कितना आ जाएगा ये 0.1 मोल। और 0.1 मोल से अगर आप आयन्स कैलकुलेट कीजिएगा तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1 इंटू Na। जैसे हम लोग मोल से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते थे ना, उसी तरीके से मोल से हम आयन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने आयन्स को रिप्रेजेंट करेगा आयन्स ऑफ PO4 माइनस 3, मतलब 9.5 ग्राम PO4 माइनस 3 वो टोटल कितने आयन्स को रिप्रेजेंट करेगा 0.1 इंटू Na। अब एक आयन्स में इतना चार्ज है तो इतने आयन्स में कितना चार्ज होगा। नाउ टोटल चार्ज अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज इक्वल टू, तो एक आयन्स में इतना, तो इससे जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको टोटल इतने आयन्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1 इंटू Na कूलम्ब। ठीक है। अब देखो ये जो टोटल चार्ज हमने कैलकुलेट किया कूलम्ब में, लेकिन समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा फैराडेज में भी। तो फैराडेज में अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग अभी रिलेशन पर हैं कि फैराडेज का मतलब क्या होता है। 1 फैराडेज का जो वैल्यू था वो डेट इज कितना था 96500 कूलम्ब। और ये जो वैल्यू आया था वो एवोगाड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करने से और किससे मल्टीप्लाई करने से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। हम ये वैल्यू इसलिए लिख रहे हैं कि अगर फ्राइडे में अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे बहुत आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1 कूलम्ब का वैल्यू अगर इस जगह पुट करें तो जो टोटल चार्ज की जो वैल्यू आएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे जो वैल्यू है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.1 इंटू Na। और इस कूलम्ब के जगह C के जगह हम क्या करेंगे 1C बराबर कितना हो जाएगा 1F डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। 1C बराबर कितना हो जाएगा 1, ये टोटल वैल्यू जो हो गया, ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा। तो C के जगह आप पुट कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई Na इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये वैल्यू जो होगी आपका किस में आ जाएगा, डेट इज ये वैल्यू आ जाएगा आपको फ्राइडे में। अब यहाँ से आप बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो तो Na से कैंसिल हो जाएगा और 1.6 10⁻⁻19 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच गया कितना 3 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.1 बोले तो 0.3 फ्राइडे।
तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि 9.5 ग्राम PO4 3- के अंदर अगर टोटल कूलम्ब में चार्ज पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा 3 × 1.6 × 10⁻19 × 0.1 Na कूलम्ब। आप सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बतला सकते हो। या फिर अगर आपको फ्राइडे में पूछेगा तो 1 कूलम्ब को आप रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि 1 फ्राइडे बराबर ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू आया था इससे, तो 1 कूलम्ब बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए और उस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 1 कूलम्ब की जगह, तो कैंसिल होकर के आपको आ जाएगा 0.3 फ्राइडे। तो इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि हमने जो भी बात किया है वो एक बिल्कुल ही बेसिक था और वो मोल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड था। नंबर ऑफ चार्ज कैलकुलेशन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कितना मोल्स मास, ये सब कैलकुलेशन पे था। और तो यहाँ तक हम लोग एक अच्छा टॉपिक को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हम अब बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलर मास। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला के ऊपर बेस्ड बात करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।